हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम एक और नया टॉपिक लेके आए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम एक छोटा सा व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है 082794707002, जिसमें कि हम डिस्कशन कर सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस का, और आने वाले एग्ज़ाम्स के बारे में भी वहाँ पे आपको नॉलेज मिलती रहती है। तो अपनी बैंकिंग नॉलेज को अपडेट करने के लिए काइंडली इस ग्रुप में जुड़ जाएं। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है स्क्रीन पे दिख गया होगा आपको, क्या है? फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? बेसिकली क्या है कि फॉरेन तो समझते हैं ना, इंडिया के बाहर जो भी है, जैसे कि इटली हुआ, जर्मनी, यूएसए, यूके, सबको पता है फॉरेन कंट्रीज़ क्या होती है। तो फॉरेन कंट्रीज़, फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। एक्सचेंज बेसिकली क्या होता है? करेंसीज, दो करेंसीज के बीच में एक्सचेंज, दो कंट्री के बीच में जो पैसे का आदान प्रदान या फिर उनके बीच में जो बिजनेस है, दैट इज़ कॉल्ड एज फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे होंगे फैरा हैज़ बीन चेंज टू फैमा। देखो, पहले क्या था कि फैरा एक्ट था 1973 में, ठीक है। उसको चेंज कर दिया गया था फैमा में, और ये कब हुआ था? 2 दिसंबर 1999 को। और लेकिन फुल्ली जो फैमा एक्ट ये लागू कब से हुआ था? 1 जून 2000 से, ठीक है। ये याद रखना कि फैमा एक्ट जो है इट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2000। ओके। तो इसमें कई बार एक यही क्वेश्चन आया कि फैरा हैज़ बिन चेंज टू फैमा, और कब से चालू हुआ है, ठीक है। तो फैरा क्या था? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। इसके अंडर अगर आप क्राइम करते थे तो इट वाज अ क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है। लेकिन फैमा में क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, एम आ गया यहाँ पे। तो इसमें कुछ रिलैक्सेशन दी गई है, लेकिन क्राइम तो क्राइम ही है, ठीक है। अब क्या होता है कि ऑथराइज्ड पर्सन्स या ऑथराइज्ड डीलर्स जो होते हैं वो आरबीआई ने अपॉइंट करे हुए हैं, और वो होते हैं 4 तरह के, ठीक है। ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1, 2, 3 एंड FFMC, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जैसे अगर मान लो हमने कहीं से फॉरेन करेंसी लेनी है, तो हम अलग अलग डीलर्स के पास में जाएंगे, और अलग अलग वो लोगों का रोल होता है, ठीक है। तो पहले आइए ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 की बात करते हैं। ये क्या होते हैं? ऑल करंट या कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू आरबीआई डायरेक्शन इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो वो ये देखेंगे, जैसे कि कमर्शियल, स्टेट कोऑपरेटिव, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ये सब कैटेगरी V1 में आते हैं, ठीक है। अब आ जाइए कैटेगरी 2 के पास। कैटेगरी 2 क्या होते हैं? अपग्रेडेड फुल फ्लैश मनी चेंजर्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, RRBs, और ये सब होते हैं। इनका काम भी क्या होता है कि ये फुल फ्लैश मनी चेंजर्स होते हैं, ठीक है। थर्ड पे आ जाइए FFMC। ये क्या है? इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, फुल फ्लैश मनी चेंजर्स। ये क्या करते हैं? आपकी करेंसीज को एक्सचेंज कर देते हैं। जैसे $1 लेके जाएंगे तो वो इंडियन रुपी में, INR में चेंज करके दे देगा आपको, ठीक है। तो ये काम इनका होता है, ठीक है। फुल कैटेगरी 3 क्या करते हैं? ट्रांजेक्शन्स वगैरह करते हैं फॉरेन एक्सचेंज की, ठीक है। फुल फ्लैश मनी चेंजर्स क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे एक करेंसी से दूसरी करेंसी में, जैसे कि पोस्ट ऑफिसेज वगैरह में चले जाइए आप, या फिर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, ये सब लोग भी ये काम करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाइए, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पर्सन्स, मतलब पर्सन कितने तरह के होते हैं। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा ना, टाइप ऑफ पर्सन, लेकिन यहाँ पे अलग तरह की हम बात करेंगे। एक होता है रेसिडेंट इंडियन। कोई भी आदमी जो इंडिया की मैप के अंदर, मतलब उसकी बाउंड्री के अंदर 182 डेज से ज़्यादा रहेगा, तो वो क्या कहलाएगा? रेसिडेंट इंडियन कहलाएगा। चाहे अगर मान लो कोई इटली से आके अगर 182 डेज से ज़्यादा हो गया यहाँ पे, तो वो क्या कहलाएगा? पर्सन ऑफ, सॉरी, वो रेसिडेंट इंडियन कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं NRI की। NRI कौन होते हैं? नॉन रेसिडेंट इंडियंस। जो जैसे मान लो इंडियन स्टूडेंट है, वो विदेश में पढ़ने चले गए, तो वो भी क्या कहलाएंगे? NRIs कहलाएंगे, ठीक है। या फिर कोई बिजनेस करने चला गया, इंडेफिनिट टाइम से बाहर है, तो उन सबको हम क्या बोल देंगे? NRIs बोल देते हैं, ठीक है। बाहर जाके फ़ायदा क्या होता है? जैसे अगर मान लो हम अमेरिका में नौकरी करने लग जाएंगे, तो हमारी सैलरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू इंडिया, क्योंकि $1 जो है 70 या 80 रुपीज़ के बराबर है, इस वजह से, ठीक है। इसीलिए हम लोग बाहर जाके नौकरी या बाहर जाके पढ़ाई वगैरह करना पसंद करते हैं, ठीक है। PIO। PIO की पहले फुल फॉर्म क्या है कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। अ फॉरेनर नॉट बीइंग एन इंडियन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, ईरान।
ये एक्सेप्शन है। हुज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वर अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ फॉरेनर स्पाउस ऑफ एन इंडियन सिटीजन। मान लीजिए कोई इंडियन है, वो बाहर जाके शादी कर लेता है जर्मनी में, तो उसकी जो वाइफ होगी वो क्या कहलाएगी, PIO कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक डेफिनेशन शायद क्लियर है। आगे चलते हैं फॉरेक्स ट्रांजेक्शन। फॉरेक्स ट्रांजेक्शन 4 तरह की होती हैं। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी एंड करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। ये दो हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे क्योंकि ये आगे टॉपिक भी क्लियर होगा। करंट और कैपिटल में पढ़ लेते हैं पहले। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या होती है, जो ट्रांजेक्शन कैपिटल अकाउंट नहीं है वो सारी करंट अकाउंट है। ठीक है, अब कैपिटल अकाउंट कौन सी होती है, जो कि ना किसी असेट या लाइबिलिटी को चेंज कर दे। असेट और लाइबिलिटी के बारे में मैं पहले भी बहुत आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। ऐसी चीज़ जो कि आपको अर्न करके दे वो क्या कहलाती है, आपकी असेट कहलाती है। जो चीज़ आपसे पैसा खर्च करवाए वो आपकी लाइबिलिटी कहलाती है। जैसे आप गाड़ी ले लें, उसमें तेल भी डलवाना पड़ेगा, पार्किंग के पैसे भी देने पड़ेंगे, तो वो आपके लिए क्या है, लाइबिलिटी है। बल्कि और अगर मान लीजिए वही कार आप रेंट पे देते हैं, वो आपको कमा के दे रही है, तो वो क्या है, आपके लिए एक असेट है। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन बेसिकली क्या होती हैं, जैसे मान लो आप फॉरेन कंट्री में कोई मकान वगैरह खरीद लें, है ना, तो वो सारी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स में आएंगी। ठीक है, कोई आप जो है वहाँ पे पैसा ट्रांसफ़र करके वहाँ पे कोई कंपनी खरीद लेते हैं, तो वो भी आपकी क्या है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स हैं। ठीक है, इसकी हम थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ेंगे। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन इज अ ट्रांजेक्शन विच अल्टर्स द असेट और लाइबिलिटी इंक्लूडिंग कंटिजेंट लाइबिलिटी। कंटिजेंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जो कि लाइबिलिटी बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है। ठीक है, असमंजस वाला होता है। जितने भी आपके औका अकाउंट, NPA के बाद औका अकाउंट्स बनते हैं, वो सारे कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, उनको कहाँ पे दिखाते हैं आप, बैलेंस शीट में फुट नोट पे दिखाते हैं। ठीक है, आउटसाइड इंडिया और पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया और असेट्स और लाइबिलिटीज इन इंडिया और पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया एंड इंक्लूडेड। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन उल्टा भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कोई आदमी इंग्लैंड में रहता है, इंडिया में कोई बिल्डिंग परचेज कर ले, तो वो भी उसकी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आइए, ये जो करंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स होती हैं, इनके लिए जो है RBI की कई परमिशंस भी कई जगह पे लेनी पड़ती है। ठीक है, कई ट्रांजेक्शन जो है प्रोहिबिटरी भी होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए LRS पे। LRS की पहले फुल फॉर्म देखिए क्या होती है, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसमें ना 2 तरह की ट्रांजेक्शन्स होती है, एक अलाउड और नॉट अलाउड। ठीक, अब जैसे देखो मान लो आप बाहर घूमने गए, इंग्लैंड घूमने गए, और वहाँ पे आपका कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है और आप हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, तो आपको पैसे की और ज़रूरत पड़ेगी, तो आप क्या करेंगे, इंडिया से पैसा और मंगवाएंगे लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के थ्रू। ठीक है, तो वो सारी क्या अलाउड ट्रांजेक्शन है। लेकिन अगर आप मान लो वहाँ पे कोई लॉटरी वगैरह खेलने के लिए पैसे मंगवा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी, नॉट अलाउड ट्रांजेक्शन हो जाएंगी, क्योंकि लॉटरी वगैरह खेलने के लिए बैंक पैसा अलाउड नहीं करता है। ठीक है, और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि 2.5 लाख $US तक जो है आप LRS कर सकते हैं, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, इस LRS के अंदर कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स अलाउड हैं, एक तो देखो हॉस्पिटलाइजेशन का मैंने आपको पहले ही एग्जांपल देके बता दिया। सेकेंडली क्या है कि प्राइवेट विजिट पे भी जा सकते हैं, तो भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई वहाँ पे आपको प्रॉपर्टी परचेज करनी है, तो उन सब के लिए, या फिर कोई जॉइंट वेंचर वगैरह करना है, तो उसके लिए भी LRS अलाउड है। ठीक है, लेकिन किन ट्रांजेक्शन्स के लिए अलाउड नहीं है, जिनके लिए कि आपको RBI से पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी। क्या क्या है देखिए, अगर आप कोई प्राइवेट विजिट पे जाते हैं किसी कंट्री पे, एक्सेप्ट नेपाल और भूटान, क्योंकि नेपाल और भूटान तो सस्ते ही हैं, वहाँ इंडियन रुपी भी चलती है, तो वहाँ पे LRS की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। गिफ्ट या डोनेशन देना है तो भी आपको RBI की अप्रूवल चाहिए। बाहर जा रहे हैं, कोई प्राइवेट वगैरह करनी है, इमिग्रेशन करना है, तो भी ज़रूरत है। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव, मतलब कोई आपका बहुत खास रिलेटिव वहाँ पे, उसके मेंटेनेंस वगैरह के लिए भी कर रहे हैं, और ट्रैवल फॉर बिजनेस वगैरह भी कर रहे हैं, तो भी आपको पहले प्रायर अप्रूवल ऑफ RBI लेनी पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में। ठीक है, जो कि करस्पॉन्डेंट बैंकिंग
वाले यूज़ करते हैं। देखो कॉरस्पॉन्डेंट बैंक कौन से होते हैं, जैसे मान लो आपको कोई काम है हांगकांग में, ठीक है, कहीं से पेमेंट वगैरह मंगानी है, तो ऐसा तो है नहीं कि अब आप उस पेमेंट के चक्कर में वहाँ हांगकांग में एक बैंक और खोल देंगे। तो आप क्या करते हैं कि अपने कोई और जो बैंक होता है उससे थोड़ी सी हेल्प ले लेते हैं, जो कि वहाँ पे स्टेबल होता है। जैसे कि हांगकांग में कौन सा HSBC बैंक ज़रूर होगा, ठीक है। तो आप वहाँ पे बोल देंगे कि ऐसे से मेरी पेमेंट वहाँ से रिसीव कर लीजिए आप, और मेरे को इंडिया में ट्रांसफ़र कर दीजिए, ठीक है। तो उसमें जो है आपके कॉरस्पॉन्डेंट बैंक में 4 तरह के खाते होते हैं, जिनके बारे में हम आगे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। नोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है? नोस्ट्रो अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है नोस्ट्रो, वोस्ट्रो, लोरो और मिरर अकाउंट, इन 4 अकाउंट के जो कॉरस्पॉन्डेंट बैंक के साथ हम खोलते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। नोस्ट्रो अकाउंट क्या होगा? नोस्ट्रो में ये ध्यान रखिए, अवर अकाउंट विद यू। जैसे मान लीजिए SBI बैंक है, वो हांगकांग बैंक HSBC बैंक के साथ में टाई अप करता है, वहाँ से अपनी पेमेंट कुछ मंगवाता है, तो उसको नोस्ट्रो अकाउंट HSBC के साथ खोलना पड़ेगा। इसका जस्ट अपोजिट वोस्ट्रो में होगा। अगर मान लो कोई HSBC बैंक है हांगकांग में और इंडिया से उसने पेमेंट मंगवानी है, तो SBI में अगर वो खाता खोलता है तो वोस्ट्रो कहलाएगा। मिरर अकाउंट बेसिकली क्या होता है? मिरर में देखो, आप मिरर में जैसे देखते हैं तो आपकी शक्ल दिखाई देती है, जस्ट आपकी इमेज दिख जाती है ना, तो सेम ऐसे ही होता है। मिरर अकाउंट क्या होता है? बेसिकली ये जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो इनके बीच में मॉनिटरिंग करने के लिए काम आता है। बेसिकली वो बुक्स में होता है, ठीक है। तो जैसे नोस्ट्रो की आपकी कोई ट्रांजेक्शन हुई तो वो मिरर अकाउंट में आपका रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लोरो अकाउंट। लोरो अकाउंट क्या बोलते हैं? देयर अकाउंट विद दैम, ठीक है। जैसे मान लो आपने हांगकांग से पेमेंट मंगानी है और आपका HSBC वालों से कोई जान पहचान नहीं है, आप येस बैंक वालों को जानते हैं, तो SBI वाले क्या बोलेंगे येस बैंक को कि येस बैंक आपका जानने वाला HSBC बैंक है, तो आप इनसे बोलिए कि हमारी पेमेंट रिसीव कर दें। तो ये पेमेंट रिसीव करके येस बैंक को देगा, येस बैंक से फिर ये SBI लेगा। तो इस तरह से जो अकाउंट अगर खोले जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? लोरो अकाउंट बोल देते हैं। तो फ्रेंड्स ये थोड़े से टॉपिक्स थे जो कि हम लोग फॉरेन एक्सचेंज में डिस्कस किया। आगे फर्दर न्यूमेरिकल्स की भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। होप आप बहुत इन्जॉय करेंगे इसको। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।